एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया। माई सेल्फ रोशनी गौतम। इस क्लास में एक्साइज इंस्पेक्टर में बात करेंगे इकोनॉमी इशू के रिगार्डिंग। इकोनॉमी इशू से रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने देखा, प्लस उसका जो सिलेबस है वो भी डिफाइन किया। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उसको देखिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि सिलेबस डिफाइन नहीं है तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कि हाँ कैसे सवाल आ सकते, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और उसके रिगार्डिंग आपकी अप्रोच, आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आज मैं डिटेल डिस्कशन करूंगी, कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी रिगार्डिंग कि इस इकोनॉमी इशू में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। हम कंसेप्ट को भी समझेंगे। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आपको यहाँ पर बहुत हेल्पफुल होगा। इसी के साथ साथ अभिपीडिया के यूट्यूब चैनल या कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप बाय कर सकते हैं। आपके लिए बहुत सारी इनिशिएटिव लाया जा रहा है। तो चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। चलिए, अब आपको कोर्स बाय करना है तो हमारी कोर्स का फीचर इस प्रकार से है। आपको लेक्चर्स, टेस्ट, डाउट सेशंस, लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे और लेक्चर्स के पीडीएफ भी और फ्री मेंटोरशिप भी आपको यहाँ पर मिलेगा। मतलब कि स्ट्रक्चर्ड कोर्स है, एक्सपर्ट के द्वारा बनाया गया है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। सारे ही सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है तो आपके लिए हेल्पफुल होगा। इसी के साथ आपकी तैयारी है तो कोई बात नहीं, आप टेस्ट को बाय कर सकते हैं, टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितने हम क्वेश्चन ज़्यादा करते हैं, ओके, जैसे जितना आप ज़्यादा करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उतना ही कम होता है। बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपकी एनरिचमेंट होगी। तो यहाँ पर 10 जो है वो फुल लेंथ आपको मिल रहा है एंड 20 जो है वो आपको सेक्शनल टेस्ट मिल रहे हैं। तो ये भी आपके लिए हेल्पफुल है। आपको करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, कोई भी डाउट होता है आप हमसे पूछ सकते हैं या डायरेक्टली जाके बाय कर सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के लेक्चर में सारे ही इकोनॉमी इशू के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट है, मीन्स इकोनॉमिक्स के जितने भी कंसेप्ट है उसको हम समझेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द थीम ऑफ G20 समिट हैपनिंग इन इंडिया। मतलब इससे हमें यह समझ आ रहा है कि जो भी कन्वेंशन स्कीम्स या कन्वेंशन हो रहे हैं तो वो जो आपकी समिट हो रही हैं वो उनका आपको थीम पता होना चाहिए। जो भी मेंबर कंट्री है, मेंबर कंट्री का नाम पता होना चाहिए। मीन्स करंट अफेयर में ये सब रिलेटेड होगा, करंट अफेयर अपडेटेड रहेंगे सारे करंट अफेयर, क्योंकि करंट अफेयर से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो कोई भी आपके जीएस का सब्जेक्ट हो। ओके, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन तो पुराना हो चुका है, लेकिन हम G20 के बारे में बात कर लेते हैं। अब G20 की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन या फोरम बनाए जाते हैं ताकि जितने भी मेंबर हैं उनका क्या हो, वेलफेयर हो, उनकी डेवलपमेंट हो। इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इंटीग्रेशन फोरम बनाए जाते हैं और वन ऑफ द एग्जाम्पल है G20। तो G20 के साथ साथ बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को हम देखते हैं, जैसे ब्रिक्स हो गया, सार्क हो गया, इन सब के बारे में मालूम होना चाहिए। कब मीटिंग हो रही है, मीटिंग में कौन से अगर मेंबर ऐड ऑन तो नहीं हुए, कोई ऐड हुए हैं तो उसके बारे में पता होना चाहिए। कहाँ हो रहा है, इस्टेब्लिशमेंट क्यों हुई थी, ऑब्जेक्टिव क्या है, इन सारे के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर G20 की बात करें तो इसमें 19 इंटरनेशनल फोरम के साथ साथ एक यूरोपियन यूनियन भी है और एक और मेंबर ऐड हुआ है, उसके बारे में भी बात करूंगी जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी। अगर देखें तो ये क्यों स्टैब्लिश किया गया, ये एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से ये G20 को फॉर्म किया गया था इन द ईयर 1990। ओके, यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी ऑब्जेक्टिव, और इससे पहले मैं आपको बता दूं इसमें 19 मेंबर यहाँ पर लिखा हुआ है, प्लस एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन दैट इज यूरोपियन यूनियन। और 2023 में जब इंडिया के पास प्रेसिडेंसी थी तो क्या हुआ, अफ्रीकन यूनियन को भी यहाँ पर इसका मेंबर बना दिया गया। ओके, ये है इंडिया को ये श्रेय जाता है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव क्या होता है G20। अगर हम बात करें G20 का ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनती हैं वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बनाया जाता है ताकि उस कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, वेलफेयर हो, इनइक्वालिटी रिड्यूस हो, पॉवर्टी रिड्यूस हो, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो। तो यहाँ पर यही देख लीजिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, ये ना हो कि बहुत ज़्यादा गरीबी हो रही है और ऐसे भी ना हो कि अनस्टेबल मीन्स फ्लक्चुएशन हो रहा, आज हम 6% से ग्रोथ कर रहे हैं, कल हम 10% से ग्रोथ कर रहे हैं, परसों हम 4% से कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए ग्रोथ। ओके,
सस्टेनेबल इकोनॉमी ग्रोथ की बात की गई है। सस्टेनेबल होना चाहिए मीन्स आप पोल्यूट ना करें एनवायरनमेंट को, अगर आप कोई भी इंडस्ट्रीज कर रहे हैं। और आज अगर आपकी ग्रोथ है और ये सस्टेन रहे, लाइफ टाइम तक रहे साइड, ये नहीं होना चाहिए कि आज तो बहुत ज़्यादा हम डेवलप्ड है, कल नहीं है। तो सस्टेनेबल होना चाहिए, आज तो आज है, ये फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इकोनॉमिक या फिर कोई भी चीज़ है वो रहे, तो ये बात है। ठीक, एड्रेस यहाँ पर क्लाइमेटिक चेंज को एड्रेस किया जाता है। ट्रेड हो गया, यहाँ पर फ्री ट्रेड या फिर जो टैरिफ है उसको कम से कम लगाया जाए, इस पर बात की जाती है। और डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। जो ग्लोबल इशू है राइट, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, पॉवर्टी हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, उसको रिड्यूस करने की बात की जाती है। अगर बात करें तो यहाँ पर एनुअली प्रेसिडेंसी जो है वो पास ऑन होता है और हमारी कंट्री को भी ये पास ऑन हुआ था। ओके, ये है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिएगा कि G20 का प्रेसिडेंसी अभी किसके पास है। ओके, कमेंट सेक्शन में बताना। ये एनुअली रोटेट होता है। जो एनुअली है वो लीडर मीट करते हैं और विद इन द थ्रू आउट द ईयर जो है फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, अदर ऑफिशियल मीट करते रहते हैं और क्या डिसीजन लेना है, कैसे हम इस G20 ग्रुप के जितने भी मेंबर कंट्री हैं उनको हम वेलफेयर कर सकते हैं और जो भी कंसर्न है उसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो ये था G20। ये देखिए, अब G20 की बात करूँ तो पहले G7 था, G7 से G8 हुआ जब रशिया ऐड ऑन हुआ और फिर G20 में क्योंकि फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई थी तो ये सारी मेंबर कंट्री। ओके, तो यहाँ से आपको याद होना चाहिए, कभी कभी यही पूछ लिया जाता है कि कौन इसमें से, इस फॉलोइंग ऑप्शन में से कौन सा मेंबर है या नहीं है। ओके, चलो अब नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मार्केट स्ट्रक्चर। ये माइक्रो इकोनॉमी सा पार्ट है, वो इंडियन इकोनॉमी का पार्ट था या फिर हम बोले तो इंटरनेशनल इकोनॉमी का पार्ट था। ओके, ये आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो हम सारे मार्केट के बारे में पढ़ लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, इसके रिगार्डिंग चलिए देखते हैं। सारे मार्केट को बहुत अच्छे से मैं आपको समझाती हूँ। देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो परफेक्ट कंपटीशन है और इम्परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में लार्ज नंबर ऑफ बायर, ऐसा मार्केट जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर भी होते हैं और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी होते हैं। ओके, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर भी हमें देखने को मिलता है। होमोजीनियस गुड्स यहाँ पर देखने को मिलता है। होमोजीनियस मतलब क्या होता है, सेम। सेम मतलब आइडेंटिकल। आप बोलोगे मैम एक साथ ही एक जैसा गुड्स कैसे मिल सकता है, तो यस स्टूडेंट, एक जैसा ही मिलता है। तभी हम यहाँ पर बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन जो होता है वो रियलिस्टिक में एग्जिस्ट नहीं करता है। यस, क्योंकि एक जैसे गुड्स कैसे मिल सकता है, तो ये बोला गया है लेकिन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। वही इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाए तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, परफेक्ट में प्राइस पर कंट्रोल नहीं होता है, सिर्फ क्वांटिटी को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, प्राइस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन पर प्राइस पर कंट्रोल होता है, जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली हो जाते हैं, ओलिगोपोली हो जाते हैं और डुओपोली होते हैं। मोनोपोलिस्टिक में भी लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। ओके, इसको लिख लो, लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर होते हैं। तो आप बोलोगे मैम कि ये तो परफेक्ट कंपटीशन जैसा ही हो गया, तो यहाँ तो होमोजीनियस था, यहाँ पर हेट्रोजीनियस। हेट्रो मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स मिलते हैं। ओके, इसीलिए मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। मोनोपोली मतलब होता है यहाँ पर ओनली वन सेलर होता है। इसकी बोलते हैं ना तुम्हारी मोनोपोली नहीं चलेगी, तो मोनोपोली मतलब एक ही है, उनकी जो प्राइस सेट करेगा, जो प्राइस वो बोलेगा आपको बाई करना ही पड़ेगा। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं ताकि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट ना हो। तो हमारे भारत में भी अगर रूल्स रेगुलेशन की बात करें तो MRTP था। MRTP के बाद CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया को स्टैब्लिशमेंट किया गया ताकि मार्केट में मोनोपोली क्रिएट ना हो। अगर मोनोपोली क्रिएट होगा तो उसकी क्या होगी, मोनोपोली होगी, वो जो प्राइस सेट करेगा आपको बाय करनी पड़ेगी, ये चीज़ है। ओके, इसलिए तो इसको रिड्यूस मतलब इसको जो है ज़्यादा जनरेट करने के लिए गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट करती है। इसी प्रकार से ओलिगोपोली होता है। ओलिगोपोली में फ्यू सेलर होते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन में पूछा गया है कि फ्यू सेलर को कौन से मार्केट में बोला जाता है, तो फ्यू सेलर होते हैं। ओके, फ्यू मतलब कि
काउंटेबल कर सकते हो। यहाँ पर मोनोप्लिस्टिक में काउंट नहीं कर सकते कि कितना है। फ्यू मतलब कि आप काउंटेबल है, काउंट कर सकते हो। और डुओपॉली का मतलब होता है, जो कि ओलिगोपॉली का ही पार्ट होता है, जब दो होते हैं। जब वन होंगे तो मोनोप्ली होगा, जब दो होंगे तो डुओपॉली, मतलब डबल याद रख सकते हैं ना, डबल से। तो ये आपको पता होना चाहिए, मतलब इतना डिटेल में नहीं जाना। अगर हम मार्केट की बात करें तो अपने आप में ही ये बहुत ब्रॉड टॉपिक है, जो कि आपको नहीं पढ़ना है। आपको बस फीचर्स पता होने चाहिए, डायग्राम नहीं करना है, या क्या प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, आपको इतना नहीं जानना, फीचर्स पता होने चाहिए। अगर ये भी आप कर लेते हैं तो आपके लिए इनफ होगा। ओके, तो चलो इसको भी देख लेते हैं। अगर परफेक्ट कंपटीशन की बात करें तो सेलर की बात करें तो लार्ज होते हैं, एट द सेम टाइम मोनोप्लिस्टिक में भी लार्ज होते हैं। ओके, ये है। पीडीएफ कहाँ पर मिल जाएगा आपको? पीडीएफ हमारे वेबसाइट पर आप जाओगे, वहां से आप डाउनलोड कर सकते, ये सब ले सकते हो, राइट। ये है वन सेलर, वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछेगा। वन बेचने वाला क्या है? एक ही है। फ्यू सेलर, यही आपसे सवाल पूछा गया है। फ्यू सेलर कौन सी प्रॉपर्टीज या कौन सी फीचर ऑफ मार्केट का है? तो वो ओलिगोपॉली है। यहाँ पर होमोजीनियस गुड्स होता है, मतलब सेम होता है, सेम सेम एक जैसा। सेम बोल सकते हैं, होमोजीनियस बोल सकते हैं, आइडेंटिकल भी बोला जा सकता है। यहाँ पर डिफरेंट होते हैं। ओके, प्रोडक्ट जो होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। हेट्रोजीनियस भी बोला जाता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, या होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड दोनों देखने को मिलता है। यहाँ पर होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड दोनों देखने को मिलता है। यहाँ पर फ्री और एंट्री, फ्री और एंट्री से क्या समझ आता है? मतलब कि जिसको अगर स्टैब्लिश करना है अपने मार्केट में, मतलब कि आना है, स्टैब्लिश करना है, इन्वेस्टमेंट करना, वो कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो वो एग्जिट करना चाहता है, तो वो एग्जिट भी कर सकता है, राइट। ये है फ्री एंट्री और एग्जिट, इन दोनों में होता है आना है आओ, जाना है जाओ। ओके, ये है। यहाँ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, क्योंकि आपके पास वो पावर होने चाहिए, ऐसी कोई रिसोर्सेज होना चाहिए, तभी आप क्या यूनिक बन सकते हो, तभी आप मोनोपली क्रिएट कर सकते हो। तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होती है और एग्जिट, अगर आ गए तो आप जा नहीं सकते, बड़ी प्रॉब्लम होती है। यहाँ पर भी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, ध्यान रखिएगा। यहाँ डिमांड कर्व, डिमांड कर्व हम बनाते हैं ना, डिमांड कर्व अगर हम देखें तो डिमांड कर्व ऐसे बनता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि प्राइस और डिमांड में हमें इन्वर्स रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो अलग अलग मार्केट में डिमांड कर्व अलग अलग होते हैं, थोड़ा सा हाई चले जाते हैं। तो देखो ये पूछ लिया जाएगा। अगर हम परफेक्ट कंपटीशन में देखें तो इलास्टिक बनता है। अब इलास्टिक का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा सा समझो यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पर, तो इलास्टिक का मतलब क्या होता है, ये ऐसे परफेक्टली इलास्टिक ऐसे बनाते हैं। ओके, अगर हम देखें मोनोप्लिस्टिक में क्या होता है, इलास्टिक, यहाँ पर भी इलास्टिक हमें देखने को मिलता है मोनोप्लिस्टिक में। यहाँ पर इनइलास्टिक होते हैं। ओके, देखो यहाँ पर बेसिकली यहाँ की बात करूँ तो यहाँ डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है। यहाँ पर इसकी डिमांड कर्व क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, यहाँ पर क्या होता है, डाउनवर्ड, लेकिन इलास्टिक होता है, ऐसे होता है। इसमें इनइलास्टिक होता है, इनइलास्टिक ये है, ये अनडिफाइंड होता है। यहाँ पर डिमांड कर्व हम डिफाइन ही नहीं करते, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन। अब बोलोगे मैम ऐसे क्यों आप बना रहे हो? प्रॉब्लम ये होती है सारे प्राइस की। यहाँ पर प्राइस डिसाइड नहीं करता, एक ही प्राइस सेट करता है और सभी बाय करते हैं। यहाँ पर प्राइस जो है वो थोड़ा सा लिबरल होता है। इलास्टिक मतलब चेंज कर सकते हो, इलास्टिक का मतलब क्या है, आप उसका शेप एंड साइज चेंज कर सकते हो। तो मोनोप्लिस्टिक के केस में भी इलास्टिक होता है, मतलब आप शेप एंड साइज चेंज कर सकते हो, मीन्स प्राइस पर आप प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है। इनइलास्टिक मतलब प्राइस फ्लक्चुएट नहीं होगा। मान लो कि ये पेन है, ये इनइलास्टिक है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। मीन्स जो मोनोपोली प्राइस डिसाइड करेगा वही आपको बाय करना पड़ेगा। बाय करना है तो करो, नहीं करना तो मत करो। ओके, क्यों? क्योंकि इसकी मोनोपोली है, उसके पास जो रिसोर्सेज है वो कहीं आपको नहीं मिलेगा, तो आपको बाय करनी ही पड़ेगी, इसीलिए ये इनइलास्टिक है। ओके, ये चीज़ है। आया समझ? थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा तो आ जाएगा समझ, राइट। ओके, अब नेक्स्ट फीचर देखें तो यहाँ पर डिमांड कर्व हमने देख लिया। स्लोप की बात करें, वही स्लोप जो है ये हॉरिजॉन्टल बनता है, ये ऐसे बनता है थोड़ा सा। इलास्टिक यहाँ पर इनइलास्टिक बनती हैं और ये डिपेंड ऑन द, मतलब कि यहाँ पर आप डिफाइन नहीं कर सकते। ये बहुत ज़्यादा कट थ्रोट कॉम्पिटिशन होता है, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है, तो डिमांड कर्व हम डिफाइन नहीं कर सकते इसमें, राइट। ये है
सेलिंग कॉस्ट का मतलब होता है एडवर्टीजमेंट कॉस्ट, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं होती है ना कटरीना, का आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है कि हाँ, क्योंकि आइडेंटिकल है ना, एक समान एक जैसे गुड्स हैं, तो कटरीना के आपको या कोई भी एक्टर एक्ट्रेस को हायर नहीं करना पड़ता है कि आप मेरे गुड्स को प्रमोट करो, एक जैसे हैं। यहाँ पर हाँ बिल्कुल ही हायर करना पड़ता है कि हाँ मेरे गुड्स को प्रमोट करो, यहाँ पर भी रिक्वायर्ड नहीं होता है क्योंकि एक है, मोनोपोली है, मेरी गुड्स तो लोग बाय करेंगे ही करेंगे, चाहे कोई एडवर्टीजमेंट करे या ना करे, राइट। ये है, यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट होता है, यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा कट थ्रो कंपटीशन होता है, जिसकी सबके आंखों के सामने आएगा, मतलब जो गुड्स सामने आएगी, आंख के सामने आएगी, वही चीज़ बिकेगी। ओके, ये है। तो एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट लगता है, एक सेलिंग कॉस्ट भी लगता है, जो कि एडवर्टीजमेंट कॉस्ट हम बोलते हैं, राइट। अगर हम देखें तो डिग्री ऑफ प्राइस कंट्रोल, यहाँ पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, यहाँ लिमिटेड कंट्रोल होते हैं, तभी तो इलास्टिक है ना, मतलब चेंज कर सकते हैं। यहाँ फुल कंट्रोल होता है, यही प्राइस होगा, आपको बाय करना ही होगा, राइट। ओलिगोपॉली में डिपेंड ऑन द, मतलब कि सिचुएशन पर डिपेंड होता है कि कैसी सिचुएशन है, कैसा डिमांड है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड किया जाता है। तो अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूँ, ओके, तो कैसे, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो यहाँ पर देखो, बेसिकली मार्केट में बहुत सारे टाइप ऑफ हमें देखने को मिलता है, तो जैसे जैसे फीचर्स होते हैं ना, वैसे वैसे इन्होंने डिफाइन कर दिया है। अगर बहुत ज़्यादा लिख लो, लार्ज नंबर ऑफ बायर और लार्ज नंबर ऑफ सेलर होंगे और आइडेंटिकल मतलब सेम होगा, आइडेंटिकल होंगे, सेम होगा गुड्स, एक जैसे गुड्स होंगे, तो उसको हम बोल देते हैं परफेक्ट कंपटीशन। प्राइस पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं होता, एक ही प्राइस डिसाइड करते हैं और सब खरीद लेते हैं, राइट। ये मोनोपोलिस्टिक की बात करें तो लार्ज बायर और लार्ज सेलर हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर प्राइस पर कंट्रोल होता है, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंशिएटेड गुड्स होते हैं, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, डिफरेंट गुड होता है। बस इसको इतना लिख लो तो भी आपका काम चल जाएगा। यहाँ पर वन सेलर होता है, अगर वन सेलर आ जाएगा ना तो आपसे क्या पूछा जाएगा, कौन है, मोनोपोली कर देना, ठीक है। ये है, प्राइस पर बहुत कंट्रोल होता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। ओलिगोपोली को क्या बोलते हैं, फ्यू का मतलब क्या होता है, हम काउंट कर सकते हैं, डुओपोली मतलब दो होता है, आया समझ। तो ये सारी चीज़ें हैं, ऐसे मार्केट्स को आप कर सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है तो एग्जामिनर पूछ सकता है, तो आपको डिटेल में नहीं तो बस इसके फीचर्स पता होने चाहिए, और मैं इस पर लेक्चर भी लाऊंगी, और अगर आप हमारे कोर्स बाय करते हो तो उसमें तो आपको मिल ही जाएगा, राइट। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, चलो। ओके, आंसर था ओलिगोपोली। Which article is the Constitution of India deals with annual financial statement? Annual financial statement कौन से आर्टिकल है, तो बजट के बारे में बात की गई है। तो आप बोलोगे मैम आप बजट बोल रहे हो और यहाँ तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ, पहले समझते हैं बजट क्या होता है। बजट जो होता है वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है कि इंडिया में अगर हम देखें तो फाइनेंशियल ईयर पर काउंट किया जाता है जो भी हमारी बजट है। फाइनेंशियल ईयर मतलब कि ये कैलेंडर ईयर से डिफरेंट होता है। अगर हम देखें तो हमारा न्यू ईयर अकॉर्डिंग टू कैलेंडर ईयर 1 जनवरी को जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं उनका न्यू ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, मतलब कि उनका न्यू ईयर 1 अप्रैल को होता है। तो कोई भी चीज़ आप सुनते होंगे ना न्यूज़ पे कि अभी से स्टार्ट हो रही है, टैक्स जो है इस फाइनेंशियल ईयर से होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ क्या होता है फाइनेंशियल ईयर पर डिपेंड होता है, नॉट कैलेंडर ईयर, राइट। तो बजट जो होती है वो कमिंग फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। जो अभी ये बजट है आपने सुना होगा, तो बजट क्या होता है एस्टिमेटेड होता है, मतलब एक्चुअल नहीं होता है। ये सोचा जाता है कि हाँ इतना एक्सपेंडिचर हो सकता है और इतना पैसा आ सकता है सरकार को। ओके, तो ये क्या होता है एस्टिमेटेड होते हैं, ये कमिंग फाइनेंशियल की आने वाले। अब फ्लक्चुएशन होगा, यस जरूर होगा, जो कि एक फाइनेंशियल ईयर जो कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और नॉर्मली एक साल को बोलते हैं। ओके, ये है। अगर हम देखें तो यूनियन मतलब कि जो यूनियन गवर्नमेंट का बनता है तो स्टेट गवर्नमेंट, पंजाब का भी बजट होगा तो यूनियन गवर्नमेंट का भी बनता है, मतलब पूरी कंट्री का बनता है, और पर्टिकुलर स्टेट का भी मिलता है। जब स्टेट का बनता है तो उसको हम स्टेट बजट बोल देते हैं और यूनियन का बनता है तो यूनियन बजट बोल देते हैं, राइट। ये है। अगर हम अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं लिखा हुआ है,
क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कौन से आर्टिकल में? तो आर्टिकल 112 में क्या लिखा हुआ है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रहेगा याद। तो ये है। वैसे तो हम बजट बोलते हैं और ऐसे भी बोलते हैं बजट है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें जो कि आर्टिकल 112 में मेंशन है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और वो किसका होता है? कमिंग फाइनेंशियल ईयर का, जो भी साल आने वाला है। ओके, ये है, उसके लिए होता है। जो बीत गया उसके लिए क्या होता है? सर्वे होता है। ऐसा में स्टूडेंट, तो इस प्रकार से आपको पता होना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया? 112। अब बजट के बारे में डिटेल आपको पता होना चाहिए। क्लासिफिकेशन क्या है और टाइप ऑफ बजट्स क्या है, ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि एक जो है क्वेश्चन आया हुआ है इसके रिगार्डिंग। नेक्स्ट, अब ये आ गया इन्फ्लेशन, और काफ़ी ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। यहाँ एक थॉट सा दे दिया है और पूछा गया है इनमें से क्या है? व्हेन टू मच मनी चेजिंग फ्यू गुड्स, इसका मतलब क्या होता है? अब इसको हिंदी में अगर हम कन्वर्ट करें, बहुत सारे मनी लगते हैं थोड़े से गुड्स बाय करने के लिए। आपको बहुत सारे पैसे चाहिए होता है थोड़े से गुड्स बाय करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं? मतलब मनी तो बहुत है इकोनॉमी में, मनी बहुत है, तो बोल सकते हैं मनी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। अगर इसको डिफाइन करें, बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो रिसोर्सेज है, मीन्स जो फूड है, वो बहुत कम है। तो जब इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा मनी सप्लाई होता है, फ्लो ऑफ मनी बहुत होती है, तो उस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोल देते हैं। इतनी मनी है। अब बोलते हो ना कि कभी कभी सोचता कि आरबीआई बहुत सारी प्रिंटिंग क्यों नहीं कर देती, उसके पास मशीन है, वो क्यों नहीं कर देता? तो बहुत ज़्यादा पैसा होगा, रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए। तो जितनी मनी है, मनी से के इक्वल होना चाहिए रिसोर्सेज, तभी इक्विलिब्रियम होगा। अदरवाइज ये वाली सिचुएशन हो जाएगी, पैसा तो बहुत है लेकिन रिसोर्सेज ही। और ऐसी कंट्री ने गलती करी है, नेम कॉल जिम्बाब्वे, उसने बहुत सारी करेंसी को प्रिंट कर दिया और गुड्स ही नहीं है, तो वहाँ पर 50% इन्फ्लेशन चला गया। ओके, तो ये चीज़ है। अब चले एक एक करके समझ लेते हैं ये डिफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन क्या होता है, रिसेशन क्या होता है और स्टैगफ्लेशन क्या होता है। चलो सबसे पहले डिफ्लेशन की बात करें। ओके, डिफ्लेशन मतलब कि ऐसे डिक्रीज समझ आ रहा है। डिफ्लेशन मतलब डी मतलब डिक्रीज हो रहा है। तो जब इकोनॉमी डाउन जा रही होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन होता है। तो कंसिस्टेंट, ओके, कंसिस्टेंट जनरल फॉल इन प्राइस, जनरल फॉल इन प्राइस, प्राइस जब कम होने लगता है बहुत ज़्यादा। अब देखिएगा इकॉनमी में कुछ भी बहुत ज़्यादा और बहुत कम नहीं, अच्छा नहीं होता है। आपका बैलेंस होना चाहिए। जैसे लाइफ में सब कुछ बैलेंस करके चलना है ना, इकॉनमी में भी वैसे ही बैलेंस करके चलना चाहिए। अगर आप बैलेंस करके नहीं चलते तो कोई इकॉनमी में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा प्राइस भी सही नहीं है, तो बहुत कम प्राइस भी नहीं सही। अगर बहुत कम प्राइस हो जाती है इकॉनमी में तो आपको डिफ्लेशन की सिचुएशन देखने को हमें मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है? सप्लाई तो ज़्यादा है लेकिन लोग डिमांड ही नहीं कर रहे। कोविड-19 की सिचुएशन है ना, डिमांड ही नहीं था क्योंकि मनी सप्लाई ही कम हो गई है। मनी सप्लाई ही नहीं, इकॉनमी में पैसा ही नहीं है, तो डिमांड कैसे करेंगे? राइट, ये है। तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं? डिफ्लेशन बोलते हैं, जब इकॉनमी डाउन जा रही होती है। ओके, समझ आया? ओके, तो यहाँ पर चलो एक बार पढ़ लेते हैं क्या है। तो देखो इसको पढ़ो। जनरल डिक्लाइन इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर रिड्यूस द कंज्यूमर डिमांड। डिमांड क्या है? कम है, सप्लाई बहुत ज़्यादा है। जब आपको सप्लाई, रिसोर्सेज तो मिलेंगे लेकिन आपको डिमांड ही नहीं है, तो कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाती है, इकॉनमी स्लो डाउन हो जाता है। कोविड-19 बेस्ट एग्जांपल है, आप उसको रिलेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर बिजनेस जो होती है प्रोडक्शन कम करने लगती है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो जाता है, बेरोजगारी भी इंक्रीज हो जाती है, तो इसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? तो देखो हमेशा याद रखना, एक को याद करना है, दूसरे को अपोजिट से याद करेंगे, है ना। तो ऐसे याद करते हो तो चीज़ें याद रहती हैं और आप क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन को क्रैक कर पाते हो। तो डिफ्लेशन हमने समझ लिया, इन्फ्लेशन अपोजिट ऑफ डिफ्लेशन। ओके, या इन्फ्लेशन पढ़ लो तो उसको अपोजिट कर दो तो डिफ्लेशन होता है। तो इन्फ्लेशन क्या होगा? जब कंसिस्टेंट राइज इन प्राइस होगी। ओके, प्राइस आपको इकॉनमी में ज़्यादा देखने को मिलेगा, इंक्रीज ही देखने को मिलेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इन्फ्लेशन। इस टाइम मनी सप्लाई कम थी, इस टाइम मनी सप्लाई इंक्रीज हो गया। डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई ही नहीं है।
प्राइस बहुत ज़्यादा, जनरल प्राइस, नॉट ओनली प्राइस, जनरल मतलब कि बहुत सारे जो बास्केट ऑफ गुड्स है उनकी प्राइस इंक्रीज देखने को मिल रहा है और कंसिस्टेंट है। एक दो दिन प्राइस इंक्रीज को इन्फ्लेशन नहीं बोलेंगे, कंसिस्टेंट होना चाहिए तब हम बोलेंगे। जैसे अभी इकॉनमी में अगर अभी बात करिए आफ्टर 2020 के बाद बात करें तो इन्फ्लेशन मतलब न्यूज़ में आपको सुनने को मिलता होगा कि बहुत महंगाई है, तो इसी को क्या बोले, इन्फ्लेशन। रिसेशन, आपने सुना होगा कोविड-19 में रिसेशन आई है, जब इकॉनमी पूरी डाउन नहीं हुई है मतलब स्लो हो गई। आप देखो ऐसे हम बनाते हैं बिजनेस साइकिल, तो इस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, रिसेशन। इकॉनमी रिसेशन से क्या ओवरकम कर सकती हैं, लेकिन डिफ्लेशन हो जाएंगी तो बहुत प्रॉब्लम होती हैं उसको उठने में, ओके, अप आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो रिसेशन फिर भी इकॉनमी के लिए ठीक होता है क्योंकि हम जैसे ही डाउन गए वैसे ही अप हो गए, लेकिन एकदम बिल्कुल ही डाउन चले गए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती हैं। और कोविड-19 में डिफ्लेशन नहीं आया था, रिसेशन आया था, क्यों एकदम गए और ऐसे चले गए। तभी हमने बोला था वी शेप रिकवरी हुई है, राइट, ये चीज़ है। तो रिसेशन यहाँ पर क्या होगा, इकॉनमी स्लो डाउन है, तो यहाँ पर इसको भी पढ़ लो क्या है। तो सस्टेन, ये तो इन्फ्लेशन हो गया, यहाँ पर क्या है, सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इकोनॉमी एक्टिविटीज, ऐसा ही हुआ था ना कोविड-19 में, याद है, रिलेट कर पा रहे हो, ये चीज़ है। रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग हो जाती है, इन्वेस्टमेंट हो जाता है, प्रोडक्शन हो जाता है, जिससे अनएम्प्लॉयमेंट ही होता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए होता है, फिर इकॉनमी हो जाती हैं अगर आप गवर्नमेंट की एफर्ट से इकॉनमी अप आ जाती हैं, राइट, ये चीज़ है। अब चलो नेक्स्ट हम एक और सिचुएशन, इसको ये समझ नहीं आता। अब स्टैगफ्लेशन क्या होता है, देखो इसको रिलेट करेंगे इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन के दौरान क्या होता है, इनकम होती है लोगों के पास, इनकम होता है मतलब ग्रोथ डाउन नहीं हो रहा है, इनकम है लोगों के पास, फिर प्राइस इंक्रीज हो रही है तो इतना असर नहीं होता है, जो अमीर हैं वो चीज़ खरीदेंगे ही खरीदेंगे। लेकिन ऐसी सिचुएशन आ जाती है जब ग्रोथ क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, बिल्कुल पैसा है ही नहीं लोगों के पास, ग्रोथ मतलब इनकम कांस्टेंट है, बिल्कुल पैसा है ही नहीं, तो कैसे, फिर और भी प्राइस हो गया, तो वो सिचुएशन बहुत गलत हो जाती है। और जब प्राइस मतलब कि ग्रोथ कांस्टेंट है, इनकम है नहीं, प्राइस भी हो रहा है, और इससे क्या हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी भी इंक्रीज हो जाएगी। तो जब प्राइस और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, मीन्स इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में जब रिलेशन हम पढ़ते हैं तो उसको हम स्टैगफ्लेशन होते हैं। तो एक सिचुएशन ऐसा आया था जब क्या हुआ, प्राइस भी इंक्रीज हो रही थी, ग्रोथ कांस्टेंट था और अनएम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रहा था, इस सिचुएशन को हम स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। आया समझ स्टूडेंट, चलो अब इसको पढ़ लेते हैं। कंबिनेशन ऑफ इकोनॉमी ग्रोथ, हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड हाई इन्फ्लेशन, बेरोजगारी भी ज़्यादा है और महंगाई भी ज़्यादा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैगफ्लेशन। ये सप्लाई साइड शॉक भी हो सकता है, जैसे कि सप्लाई कम है, ओके, इसकी वजह से भी हो सकता है, पुअर इकोनॉमी पॉलिसीज की वजह से हो सकता है, या स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, स्ट्रक्चर मतलब टेक्नोलॉजी को इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हो, इन सब से प्रॉब्लम हो सकती है। इसको इकोनॉमी, ये सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट है, इन्फ्लेशन में इतना पता नहीं चलता क्योंकि अगर इनकम है तो आप बाई कर सकते हो, लेकिन जब इनकम ही कंसिस्टेंट हो जाता है तो बहुत ज़्यादा जो है सरकार की यहाँ पर आलोचना होती है, सरकार को बहुत ब्लेम किया जाता है कि इनकम ही नहीं, तब लोगों को आँख खुलता है कि हाँ अब तो बिल्कुल है। लेकिन आपके क्वेश्चन का आंसर क्या था, इन्फ्लेशन था, क्योंकि बहुत सारा पैसा कम चीज आप बाय कर रहे हो तो वो क्या है, वो इन्फ्लेशन है। तो यहाँ पर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग चाहिए होता, तब आप इस क्वेश्चन को करेक्ट कर पाते। काफी अच्छा क्वेश्चन था, वेरी गुड। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। विच इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ जॉइंट सेक्टर इन इंडियन सेक्टर। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स कौन कौन से आए। आपको पता होना चाहिए कौन कौन से इंडस्ट्रियल रिफॉर्म आए। सबसे पहले रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, रूल्स रेगुलेशंस पॉलिसीज प्रोग्राम्स लेके आना, मतलब गवर्नमेंट भारत सरकार के द्वारा लेके आया गया, इंडस्ट्रीज से रिगार्डिंग लेके आया गया ताकि इंडस्ट्री सेक्टर को बूस्ट मिले, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट मिले, ये है। तो कौन कौन सी है, सबसे पहले 1948 की पॉलिसीज आई, 1956 की पॉलिसी आई, फिर 1997 की पॉलिसीज आई, फिर 1980 की पॉलिसीज आई, और फिर आया LPG। और आप सब जानते हैं लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन
ये हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, जो कि इकोनॉमी, हमारे इंडियन इकोनॉमी की सिनेरियो ही चेंज हो गई, स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। तो ये 5 पॉलिसी हमें पढ़ना है और डिटेल में आपको पढ़ना है। अभी तो मैं आपको सिर्फ नाम बता रही हूँ। अगर अभी देखो तो रीसेंट अगर इस सेक्टर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में क्या रिफॉर्म्स आया जा रहा है, तो मेक इन इंडिया, मतलब कि भारत में ही बना, राइट। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन, जो कि 2014 में स्टार्टअप इंडिया, मतलब कि बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योर हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की बहुत कमी है, कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, तो स्टार्टअप इंडिया लाया गया, तो 2016 में ला गया। PLI स्कीम, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव लाया गया, ये भी लाई गई है, और ये बहुत ज़्यादा, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है PLI। लेकिन अभी ग्रोथ देखोगे तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बहुत है, तो आंसर क्या होगा स्टूडेंट, बहुत कम है ये, ठीक है, बहुत कम है। तो आंसर क्या होगा, 1956 लाया गया। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर, मतलब सेक्टर को डिवाइड किया गया, 3 शेड्यूल लेके आए गए थे। 3 शेड्यूल में एक प्राइवेट सेक्टर, एक पब्लिक सेक्टर, और दोनों मिक्स सेक्टर लाई गई थी। ओके, ये आंसर हो गया। ओके, ऑल राइट स्टूडेंट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। MSME बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग बात कर लेते हैं। तो क्या है, इन विच ईयर वॉज द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज SSI इज द इंडिया रीनेम एज अ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, कौन से ईयर में हुआ? तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रीनेम हुआ माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज विद द इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट, MSME एक्ट लाई गई 2006 में, और यहाँ पर रीनेम किया गया। यहाँ पर माइक्रो मतलब कि आपकी इन्वेस्टमेंट, आपको अभी बताऊंगी कि किसको हम माइक्रो बोलेंगे, किसको मीडियम बोलेंगे और किसको हम स्मॉल बोलेंगे, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। तो अभी बजट आया है, रीसेंट बजट, वहाँ पर अगर हम बात करें तो रीनेम कर दिया गया स्ट्रक्चर। अब ये देखो, ये पहले का था, ओके, पहले अगर कोई भी इंडस्ट्रीज है वो इन्वेस्टमेंट करती हैं 2.5 करोड़ का, इन करोड़ है, ओके, 2.5 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते तो माइक्रो है। एट द सेम टाइम टर्नओवर 10 करोड़ होता है तो वो क्या हो जाएगी, वो माइक्रो। स्मॉल एंटरप्रेन्योर कौन होगी, अगर 25 करोड़ करती हैं और टर्नओवर 100 करोड़ होता है। एट द सेम टाइम मीडियम कौन होगी, 125 करोड़ है और यहाँ पर 500 टर्न ओवर करोड़ होना चाहिए, तो हम बोलेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम। वेरी इंपॉर्टेंट है, अभी रीसेंट चेंज हुआ है, तो इसको ध्यान से समझिएगा, PDF डाउनलोड करके और इसको आपने याद करना। ओके, तो यहाँ पर देखिए, मिनिस्ट्री भी आपसे पूछा जा सकता है, मिनिस्ट्री कौन सी है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज मिनिस्ट्री, ये इंडिविजुअल मिनिस्ट्री भी बनाई गई है। तो यहाँ पर डेफिनेशन, किसको बोलेंगे माइक्रो और किसको स्मॉल बोलेंगे, और अकॉर्डिंग टू MSME मीन्स जैसी उसकी इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा पॉलिसीज एंड प्रोग्राम इनके लिए लाया जाता है। ऑल राइट स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन कर लिया है। आगे जितने भी क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, और भी बहुत सारे जितने भी क्वेश्चन हैं मैं आपको डिटेल में कराऊंगी, एंड देन हम कंसेप्ट भी करेंगे। तो आप अब चैनल पर न्यू होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। राइट, ऑल राइट स्टूडेंट, और आपको कोर्स बाय करना है तो आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, आपकी पूरी टीम आपकी हेल्प करेगी। ओके, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी होगा, वहां जाके आप डायरेक्टली, चाहे आपको कोर्स बाय करना है चाहे आपको टेस्ट सीरीज बाय करना है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, कोई भी टॉपिक हो, कोई भी सजेशन हो, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपके लिए लाया जाएगा। ऑल द बेस्ट वेरी स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट वेरी स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।